नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कर्नाटक का विवाद है, उत्तर प्रदेश में पहुंचा है और हिजाब पर तनाव है। 5 राज्यों में चुनाव है। क्या इसी वजह से इस मुद्दे को इतना हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं? आखिर क्या वजह है, क्या है सही तरीका इसका मुकाबला करने का? आइए बातचीत करते हैं। हमारे साथ केरल के राज्यपाल इस वक्त आरिफ मोहम्मद खान साहब आज तक पर जुड़ रहे हैं। आरिफ साहब, बहुत स्वागत है सर आपका आज तक पर। आपने कहा है कि इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है हिजाब। हिजाब पर बेवजह विवाद पैदा किया जा रहा है, लेकिन उनका तो ये कहना है, विपक्ष का ये कहना है कि जो सरकार है उसने परिस्थिति को ठीक से टैकल नहीं किया। बीजेपी नफरत की जो राजनीति करती है उसकी वजह से हिजाब को लेकर ये बवाल बढ़ा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरी राय क्या है ये इम्पोर्टेंट नहीं। जब हमारे सामने आप कोई कहिए कि हमारे संविधान में ये लिखा है, तो संविधान की कॉपी मौजूद है, संविधान की कॉपी उठाइए और उसे पढ़ लीजिए। इस्लाम में मेरी राय, या आप विपक्ष शब्द आपने इस्तेमाल किया है, मैं विपक्ष की राय की बातों का जवाब नहीं दूंगा। मैं केवल अपनी जानकारी के मुताबिक, जितना मेरा अध्ययन है उसके मुताबिक मैं इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं कि क्या ये बुनियादी मूलभूत हिस्सा है इस्लाम को प्रैक्टिस करने के लिए, इस्लाम के अनुसार आचरण करने के लिए। तो किताब में खुद लिखा हुआ है, किसी भी किताब को आप देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है 5 बुनियादी अरकान हैं, यानी 5 मूलभूत सिद्धांत हैं। उसके अलावा जो भी कुछ है वो मूलभूत नहीं है। वो 5 क्या हैं? पहली बात ये कि आपकी जो आस्था है उसकी घोषणा, मैं एक खुदा को मानता हूं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का पैगंबर मानता हूं, ये पहली हो गई। दूसरी है इबादत, आराधना। ठीक है। एक 5 वक्त दिन में रेगुलर एक इंटरवल्स हैं, उसके मुताबिक उसको अदा करना। तीसरा है 1 महीना रोजे रखना। चौथा है आपकी जो भी आमदनी है, जो कुछ भी आप कमाते हैं, उसमें से एक हिस्सा गरीब के लिए, कमजोर के लिए, निस्सहाय के लिए, विधवा के लिए, अनाथ के लिए आप खर्च करेंगे। अगर आप कुरान को देखें तो कुरान तो ये कहता है कि आपसे लोग पूछते हैं वयसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, हम कितना खर्च करें? कहिए कुलिल अफ़वाह, जितना तुम्हारी अपनी जाती जरूरत से ज्यादा तुम्हारे पास है उस सब कुछ को खर्च कर दो उनके ऊपर जो जरूरतमंद है। लेकिन हमारे जो लोग जिन्होंने कानून लिखे हैं उन्होंने 2.5% कर दिया उसको। तो वो बुनियादी रुकन है। ये 4 हैं जो सब पे लागू होते हैं। 5वां जो सिद्धांत है या जरूरत है, रुकन है, वो है हज करना। वो केवल उन लोगों के लिए आवश्यक है जिनके पास इतने साधन हैं कि वो ये सफर कर सकें, यात्रा कर सकें। उनके ऊपर ये जरूरी है कि जीवन में एक बार आपके पास चूंकि पैसे हैं तो आप एक बार हज करने के लिए जाइए। इन 5 के अलावा अगर कोई, जो भी लोग बोल रहे हैं, ठीक है सर, वो अगर मैं उनको बहुत दिल से धन्यवाद दूंगा अगर वो मुझे ये बता दें कि कोई छठी चीज है जिसको मूलभूत सिद्धांतों में जोड़ा गया हो, तो मैं उनके आगे नमन करूंगा और उनको धन्यवाद दूंगा। अगर छात्राएं ये कहती हैं कि वो हिजाब पहनना चाहती हैं वॉलंटरली, यानी स्वेच्छा से, तो फिर इसमें क्या गलत है? क्या आप इसको तब भी गलत मानते हैं? मैं आपको देखिए, पहली बात तो ये है कि एडमिशन लेते वक्त उन्हें जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं सबका की रेगुलेशंस, नियम एक जैसे नहीं।
लेकिन क्या एडमिशन लेते वक्त उन्हें ये जानकारी थी और ये रेगुलेशन, ये अनुशासन पहले से था? अगर था और उन्होंने उस पर दस्तखत किए हैं तो वो उस अनुशासन के पाबंद हैं। दूसरी बात ये है, आपने जो पूछा कि उसमें आपत्ति क्या, किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। आप घर में जो चाहे पहने, आप बाजार जाते हैं जो चाहे पहने, आप सामाजिक कार्यक्रमों में शरीक होते हैं जो चाहे पहने, आप यात्रा करते, भारत सरकार ने या किसी सरकार ने तो ऐसी कोई पाबंदी, कोई बैन, ऐसी बहुत सारे दुनिया में बैन है, लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो बात केवल इतनी है कि संस्था, कोई भी संस्था हो, उसका अपना एक अनुशासन होता है, कुछ नियम होते हैं। आपको ये जानकारी थी कि ये अनुशासन है, उसके बाद आपने वहां पर एडमिशन लिया है, आप उस अनुशासन के पाबंद हैं। अब आपका जो दूसरा हिस्सा है सवाल का, वो मुझे लगता है ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसमें आपत्ति क्या हो सकती है। मुझे मानना है कि, मेरा मानना है कि अगर आप ये जो दलील दी जा रही है कि हिजाब जरूरी है, आप इसको मान लीजिए। मानने का नतीजा ये होगा कि जो बच्ची 6 साल 8 साल अपनी किसी शिक्षण संस्था में हिजाब लगा के अपनी शिक्षा हासिल करेगी, अब इसके बाद शिक्षा के बाद उसे कोई कैरियर भी अपनाना है। आज तो केवल आईएएस, आईपीएस, जो दूसरे मल्टीनेशनल प्राइवेट कंपनीज, सिर्फ केवल वो नहीं, आज तो हमारे देश की जो सुरक्षा संस्थाएं हैं, जो डिफेंस फोर्सेस हैं, उन्होंने अपने दरवाजे महिलाओं के लिए खोल दिए हैं। जब आप एक आप टीवी पे देखते हैं कि हमारी एक बच्ची फाइटर जेट चला रही है, तो कैसी गर्व की अनुभूति होती है। तो आप ये बच्चियां हिजाब लगाकर ये डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करेंगी, ये हिजाब लगाकर, छोड़ दीजिए आने वाले वक्त को, आज के वक्त में देखिए, एक मुस्लिम लड़की आईपीएस ऑफिसर के तौर पे काम कर रही है, बहुत सारी हैं जो काम कर रही हैं। अगर आप इनकी दलील मान लीजिए कि मुस्लिम आस्था को पर चलने का मतलब ये है कि आपको हिजाब जरूरी पहनना है, तो वो बहैसियत पुलिस ऑफिसर के क्या वो हिजाब पहन पाएगी? क्या वो अपना काम कर पाएगी? और अगर आपने ये मान लिया कि ये दिस इज एसेंशियल, ये जरूरी है, आस्था की ये मांग है, तो फिर वो अपने पोस्ट को तो छोड़ेगी नहीं, रिजाइन नहीं करेगी, बल्कि उसके दिमाग में पूरी जिंदगी एक भावना आ जाएगी, एक भावना आ जाएगी कि मैं गुनाह कर रही हूँ और मैं अपने जॉब की वजह से, अपने बच्चों की वजह से, इस्लाम जो मुझसे डिमांड करता है, मैं उस काम को नहीं कर पा रही। क्या मैं ये मानता हूं कि ये कंट्रोवर्सी नहीं है, ये विवाद नहीं है, ये साजिश है। दोबारा से मुस्लिम बच्चियों को, जब उनके कैरियर प्रोस्पेक्ट खत्म हो जाएंगे, तो उनकी रुचि शिक्षा के अंदर खत्म हो जाएगी। और एक बार फिर ये कोशिश है कि इन बच्चियों को घरों के अंदर कैद कर दिया जाए। एक बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जब सिख अपनी पगड़ी पहनकर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, जहां भी वो काम करते हैं, अपनी पगड़ी पहनते हैं, तो फिर महिलाओं को हिजाब क्यों नहीं पहनने दिया जाता है? इस पर आपका छोटा जवाब। आप किसी भी सिख ग्रंथ का अध्ययन करिए, वहां पे 5 चीजें हैं, वहां भी 5 चीजें हैं या 4 चीजें हैं जो आवश्यक हैं। उसमें कड़ा है, उसमें किरपान है, उसमें केश है, और केश है तो पगड़ी है। और भारत के संविधान में भी लिखा हुआ है आर्टिकल 25 में कि सिख का ये अधिकार होगा कि वो किरपान, पहनना शब्द इस्तेमाल हुआ है, वियर कर सके।
मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस्लाम में तो हिजाब को बुनियादी चीज नहीं बताया गया है, उनके यहाँ तो उसको बुनियादी चीज बताया गया है। जिस तरह हर पुरुष और हर महिला प्रतिष्ठा के अधिकारी हैं, हिजाब का तो शब्द ही कहीं प्रयोग नहीं हुआ है, खिमार शब्द का प्रयोग हुआ है। वो यहाँ भी मैं कहूंगा कि अगर कोई दूसरी तरफ से बात करने वाले अगर मुझे कहीं दिखाते हैं कि हिजाब शब्द महिलाओं की वेशभूषा के सिलसिले में इस्तेमाल हुआ है, तो मैं उनको भी नमन करूंगा और उनको बहुत धन्यवाद दूंगा। बहुत सारी पढ़ी लिखी मुस्लिम महिलाएं हैं, संगठन है जो ये कह रहे हैं कि पहले ही शिक्षा को लेकर और खास तौर पर लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा अज्ञान है और रिलक्टेंस है, यानी उसके लिए तैयार नहीं रहते हैं। ऐसे में हिजाब पहनाकर अगर बच्ची को वो पढ़ने के लिए भेजते हैं तो उनको लगता है कि कम से कम उन बच्चियों को मौका तो मिल रहा है, तो हिजाब को चलने दिया जाए। जो महिलाएं ऐसा कहती हैं उनको आपका क्या जवाब होगा? उनका ये तर्क है कि कम से कम हिजाब पहन के सही एजुकेशन तो मिल रहा है, अगर वो ऑप्शन भी खत्म कर देंगे तो शायद उन बच्चियों को घर से निकलने ही ना दे पढ़ने के लिए। ये दलील इसलिए सही नहीं है कि जो बच्चियां आज प्रोटेस्ट कर रही हैं, वो जब से उन्होंने एडमिशन लिया है वो कभी हिजाब नहीं पहनी है, उनके फोटो भी आ गए, उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म पे दस्तखत किए हैं, उन्हें ये पता है कि इस कॉलेज के अंदर ड्रेस कोड ये है। हमारे यहाँ देश में कोई ड्रेस कोड नहीं है, न किसी ड्रेस के वेशभूषा के पहनने पे पाबंदी है, लेकिन संस्थाओं को आप जहां काम करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, आप प्रोफेशन है आपका, उनका अपना अनुशासन होता है। अगर ये दलील सही होती तो ये लड़कियां यहाँ एडमिशन ही न लेती। इन्होंने तो और ना इन्होंने पिछले वर्षों में कभी ये हिजाब पहना है, तो कहीं ना कहीं ये नौजवान बच्चियां हैं, इनकी उम्र कम है, इनका कोई इन्हें कोई जो स्वार्थी तत्व हैं वो कहीं इनका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। मैं आपसे एक बात कहता हूं, जो लोग हिजाब के पक्ष में बोल रहे हैं, जिन्हें आप पढ़ी लिखी महिलाएं कह रही हैं, वो खुद हिजाब क्यों नहीं पहनती हैं? उनकी अपनी बच्चियां हिजाब पहनती हैं। जो आदमी सपोर्ट कर रहे हैं, जरा उनकी बच्चियों को देखिए कि वो कहाँ पढ़ती हैं और क्या वो हिजाब पहनती हैं। ये तो केवल शोषण करने के लिए। और आज एक वर्ग वो है जिन्हें आदत पड़ी हुई थी कि वो धमकी की जुबान बोलते थे। अब तो ये प्रतीकात्मक बन गया ना खान साहब, अब तो ये देखिए सिंबॉलिकली यूज किया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने आज कहा है कि एक हिजाब पहनी हुई औरत ही देश की अब प्रधानमंत्री बनेगी। मैं ये लोग क्या बोलते हैं, मैं उसको अब शायद हिंदी में कहना सही नहीं रहेगा, बट आई वुड लाइक टू व्यू इट विद द कंटेम्प्ट दैट इट डिजर्व्स। ये हमेशा ये वो लोग हैं जिन्होंने हैदराबाद को, देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, और हैदराबाद देश का हिस्सा बनने के लिए 1948 में पुलिस एक्शन करने के लिए इन्होंने मजबूर किया। ये तो भारत को नहीं मानते, ये तो इनकी मजबूरी है। आज जो मौका मिलेगा उस मौके पे ये देश को कमजोर करने और देश को, सरकार को एम्ब्रेस करने के लिए, परेशानी पैदा करने के लिए ये जो भी बोलेंगे, जो भी करेंगे, उसका ये मकसद होता है। मैं ऐसे लोगों की बात का जवाब नहीं देना चाहता। कर्नाटक में सोचिए आपकी वोटिंग पहले फेज का होना था उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और यहां से 2000 किलोमीटर दूर कर्नाटक से एक वीडियो वायरल होता है जिसमें छात्रा दिख रही है कॉलेज में प्रवेश करती हुई अपना पूरा बुर्का पहन के। सामने से कुछ छात्र दिखते हैं, युवा दिखते हैं जो भगवा शॉल ओढ़े हुए हैं। नारेबाजी दोनों तरफ से होती है, इधर से जय श्री राम, इधर से अल्लाहू अकबर। ये आरोप लगा कि इन लड़कों ने उस लड़की को धमकाया, डराया, और फिर ओवैसी साहब ने उनको शेरनी कहा। सारे नेता से लेकर अभिनेता, फिल्म स्टार्स बॉलीवुड के, सब कूद गए मैदान में। बताया कि मुस्कान ने बड़ी हिम्मत दिखाई है। अब ये जो एक जंग छिड़ गई है जिसमें आप हिजाब वर्सेस भगवा देख रहे हैं,
इसको किस लेंस से मैं देखते हैं? नहीं देखता इसको, मैं नहीं देखता। और किसी एक घटना को बुनियाद बनाकर मैं चीजों को जनरलाइज नहीं करूंगा। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, जिस कानून में हिजाब का लिखा हुआ है, उस कानून में यह भी लिखा हुआ है कि महिला घर के बाहर भी नहीं निकल सकती। उस कानून में यह भी लिखा हुआ है कि पर्दा केवल हिजाब जो है सिर्फ शरीर का पर्दा नहीं है। उस कानून में यह भी लिखा हुआ है आंखों का पर्दा है। उस कानून में यह भी लिखा हुआ है जुबान का पर्दा है, यानी तुम्हारी आवाज भी कोई ना सुन पाए। ये कानून को तो आज सऊदी अरब जैसे और जो दूसरे अरब देश हैं वो भी नहीं मानते। हम कहां से इसको मान लें? दुनिया, कुरान की एक आयत आपको बताता हूं। कुरान में आता है इल्ला तनफिरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा व यस्तब्दिल कौमन गैरकुम। अगर तुम जो दुनिया बदल रही है, अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो तुम्हें सख्त परेशानियों में का सामना करना पड़ेगा और तुम हो उस जगह किसी और को बिठा दिया जाएगा। आप चैनल पे आप न्यूज एंकर हैं, अगर आप जो नई टेक्निक्स हैं, नई टेक्नोलॉजी है, नए तरीके हैं, उसके मुताबिक अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो जो आप कहते हैं कि आपका चैनल नंबर 1 है, कोई और चैनल नंबर 1 बन जाएगा। आप जब हिजाब के मुद्दे पर आते हैं, आप कुछ कह रहे हैं, 5 अन्य लोग आते हैं जो इस्लाम को मानते हैं, वो कहते हैं कि नहीं कंपलसरी है। तो एकमात्र रिलीजन जिसको इंटरप्रेट, जिसको समझा जाता है इतनी अलग तरह से, इतनी भ्रांतियां फैलाई जाती है, उसको कैसे संभाला जाए? क्योंकि मामला बड़ा गंभीर हो जाता है ना जब सड़कों पर कोई उतर जाता है। और विरोध हम देख रहे हैं देश भर के अलग अलग हिस्सों में हो रहे हैं। और क्या इस्लाम के दरवाजे, खिड़कियां खुली हैं रिफॉर्म के लिए? सर, रिफॉर्म के लिए, डिस्कशन के लिए। हमारे देश का बंटवारा हुआ 1947 में, पाकिस्तान नया मुल्क बना 1962 में, उन्होंने पर्सनल लॉ खत्म कर दिया। ट्रिपल तलाक इराक में 1929 में या 21 में खत्म हुई, 2 साल बाद इजिप्ट में खत्म हुई, सारे मुस्लिम मुल्कों में खत्म हो गई। लेकिन भारत दुनिया का अकेला देश था जहां पे ये हमारे जिसे मैं उर्दू का और हिंदी का शब्द नहीं प्रयोग करना चाहता, लोग समझते हैं, ये जो हमारा क्लेरिक एस्टेब्लिशमेंट है, जो धर्म के ठेकेदार हैं, इन्होंने ये ना किसी के द्वारा चुने गए हैं, ना इनके पास कोई इनकी किस आधार पे ये सबका प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं, कोई उनके पास आधार नहीं है। आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ आरिफ मोहम्मद खान साहब जुड़े हुए थे, जो केरल के गवर्नर हैं, जिनका ये कहना है कि बच्चियों के लिए, उनके अगर वो करियर का रास्ता चुनती है, उनके लिए ऐसी बंदिशें सही नहीं है और उनको रोकने की ये बहुत बड़ी साजिश के तौर पर वो देख रहे हैं। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।